तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 5 जो ऑसिलेशन है उसका पार्ट नंबर 2 आज हमको पढ़ना है। तो गाइज आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसे पूरा का पूरा वॉच जरूर करना और आप लोगों का एकदम सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरी थ्योरी है जो डेरिवेशन है, पूरे के पूरे डेरिवेशंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार जरूर इसको पूरा कंप्लीट देखो। मैंने प्रैक्टिकली इसे अच्छे से आपको दिखाया है जिससे कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो मैं हूं प्रशांत, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। गाइज अगर इसकी आपको नोट्स चाहिए इस वाले पार्ट्स की तो या तो मुझसे यहाँ पे आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो या तो ईमेल कर सकते हो। जितने भी नोट्स है सारी की सारी हैंड रिटन है। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, आज हमारा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा डेरिवेशन देखना है। एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, डिस्प्लेसमेंट का, रिस्टोरिंग फोर्स का, सारे के सारे आज हमको डेरिवेशंस देखने हैं। इवन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ये भी देखना है। ठीक है, सो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या है और इसका पूरा डेरिवेशन ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एंड ब्लॉक आज हमको देखना है। ठीक है, तो कंसीडर करो कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपके सामने। ठीक है, ऐसा कंसीडर करो, मैं अभी इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो इसका आप सपोज कि इसके आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ है जिसको कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। वहां पे हमने ब्लॉक को रख दिया है। इस ब्लॉक को हमने स्प्रिंग से अटैच किया है। किससे अटैच किया है? स्प्रिंग से अटैच किया है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो m है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई होने वाली। चलिए हम प्रैक्टिकल में फटाफट इसे देख लेते हैं। तो गाइस देखो, अभी अपने पास ये एक ब्लॉक है। सपोज ये अपना एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये अपनी स्प्रिंग है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे कोई अटैच करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप समझ सकते हो सारी चीजें। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये अपने पास ब्लॉक है, सो ये ब्लॉक अभी अपने इस मीन पोजीशन में है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये इसका मीन पोजीशन है, अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, सो ये ब्लॉक को हमने अटैच किया है। अभी देखो, इसमें मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता हूं। अभी देखो, अगर मैं इसे ऐसे खींचूंगा, हल्का सा खींचूंगा और इसे बस हल्का सा छोड़ दूंगा, तो देखो कैसे आगे की तरफ टू एंड फ्रो हल्का सा होता है ना। देखो टू एंड फ्रो आगे हल्का सा आपको दिख रहा होगा वाइब्रेट। ठीक है, सो ये टू एंड फ्रो हल्का सा हो रहा है, यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझ चुका है। अब गाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। आप एक ही बार में इस चीज को समझ लो, बहुत ही फायदे में रहोगे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। देखो गाइज, जब मैं ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो ये लाइन को यहां पे याद रखो अच्छे से। ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है। ओके, चलो, तो अभी मैं इसको मीन पोजीशन से, अभी देखो इसीलिए मैंने गाइस आपको सारी बेसिक कंसेप्ट इसके पहले वाली वीडियो में दिखाई थी। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, इन सब के बारे में इसीलिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट देखा होगा, सो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सो यहां से जब मैं इसे ऐसा खींचूंगा, ध्यान देना अच्छे से, ऐसे मैं खींच रहा हूं। ठीक है, जब मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं तो देखो इसने मीन पोजीशन से अपने ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। मीन पोजीशन से अपने ब्लॉक ने, यहां पे ध्यान दो अच्छे से, ये इसका मीन पोजीशन था और यहां से यहां तक गया। मान लो कि वो x डिस्टेंस में गया, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो सपोज ये x डिस्टेंस में गया, तो गाइस जब वो खींच रहा था तो ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग है जो, ये स्प्रिंग भी इस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रही है। ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक को वो अपने तरफ खींच रही कि नहीं खींच रही है, मतलब कि 24 घंटे ये स्प्रिंग ट्राई कर रही है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किधर आ जाए, अपने इस मीन पोजीशन में आ जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक अपने मीन पोजीशन में आ जाए। यानी कि जिस फोर्स के वजह से ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक को अपने तरफ खींच रही थी, जब हम इसे बाहर की तरफ ऐसे खींचते हैं तो ये जो यहां पे अपनी स्प्रिंग है ये 24 घंटे इसको अपने तरफ खींचती है, जिससे कि ये जो ऑब्जेक्ट है अपने मीन पोजीशन में आ जाए। कहां पे आ जाए? अपने मीन पोजीशन में आ जाए। ठीक है, सो उसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सपोज गाइज मैं आपको एक और बात दिखाता हूं कि अगर ये मीन पोजीशन से इसको मैं अंदर की तरफ कॉम्प्रेस करता हूं, अंदर की तरफ ऐसे कॉम्प्रेस करता हूं, अभी तो यही निकल गया। ठीक है, रुक जाओ। तो अभी यहां पे क्या करते हैं, मैं इसको फटाक से ऐसे आपको लगा के और 2 मिनट में दिखाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, देखो, तो अगर मैं इसे गाइज अभी अंदर की तरफ अगर मैं कॉम्प्रेस करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको अंदर की तरफ कॉम्प्रेस करता हूं, तो अगर मैं इसे अंदर की तरफ कॉम्प्रेस करूंगा तो थोड़े टाइम पे ये भी छुट के यहां पे आ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो ये ब्लॉक है जब ये अंदर गया था तो यानी कि इसने डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके इस साइड किया था, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के इसने डिस्प्लेसमेंट इस साइड किया। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा अच्छे से कि इसने डिस्प्लेसमेंट इस साइड किया है। बट उस टाइम पे जो अपनी ये स्प्रिंग थी, ये
24 घंटे इस ब्लॉक को, जो ये ब्लॉक था इसका अपना यहाँ पे, जो भी यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसको 24 आवर्स मतलब जब जब आप इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करोगे तब तब इस ब्लॉक को ये बाहर की तरफ फेंकेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। यानी कि ये तभी भी ट्राई करेगा कि ये मीन यहाँ पे अगर है तो ये मीन पोजीशन के पास आ जाए, अगर ये यहाँ पे है तो कहां पे आ जाए, ये मीन पोजीशन के पास आ जाए। ओके, तो ये बात आपको समझी होगी। मतलब कि हमेशा जो भी अपना रिस्टोरिंग फोर्स होता है अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, वो ट्राई करता है कि अपना जो ब्लॉक उससे अटैच है वो मीन पोजीशन में ही रहे। कहां पे रहे वो मीन पोजीशन में रहे। तो अगर आप इसको बाहर खींचोगे तो ये स्प्रिंग उसको अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ, और इसको मीन पोजीशन में लाने के लिए ट्राई करेगा। और अगर आप इस जो स्प्रिंग है इसको अगर अंदर कंप्रेस करते हो तो ये जो स्प्रिंग है इसे बाहर की तरफ थ्रो करेगी, और जिससे कि ट्राई करेगा कि ये कहां पे आ जाए, मीन पोजीशन में वापस से आ जाए। यानी कि एक बात तो अपनी फिक्स हो चुकी है कि अगर गाइस मैं डिस्प्लेसमेंट इस साइड लगाता हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस साइड लगाता हूं, ठीक है, तो अपना जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो अगर देखो अपना ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया ना, जो अपना ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, सो अपना रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किस साइड रहेगा, इस साइड, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ, इस साइड। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। और अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूं इस तरीके से, अगर मैं कंप्रेस करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूं तो ध्यान देना, अभी यहां पे जब कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, तो अपना डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से यहां से इस साइड हुआ है, तो ये जो स्प्रिंग है इसको इस साइड फेंकेगी, समझा। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इस वक्त इस साइड है और अपने ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है, समझा कि नहीं। तो ये यहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब चाहे आप बाहर खींचो चाहे अंदर कंप्रेस करो, दोनों केसेस में अपना फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग है और जो अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ओके, तो ये समझ गया होगा। ओके, सो गाइस अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई एग्जैक्टली मतलब क्या है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, कैसे फ्रिक्शन लेस अपने पास सरफेस था और किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा था। मतलब कि जब कभी भी आप बॉल जो अपने पास ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर पुल करोगे सो स्टार्ट क्या करेगा, परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे पीछे मोशन। मतलब अगर मान लो इस तरीके से आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग में आपने एक ब्लॉक खींच के रखा है, सो अगर आप इसे खींचोगे ना तो ये अगर छोड़ोगे खींच के तो आगे पीछे ऐसे 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 अपने मीन पोजीशन, मान लो ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के अलोंग, मीन पोजीशन के अबाउट एक्सिस में इधर उधर आगे पीछे ऐसे ऐसे क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। और इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बट गाइस अगर ये मोशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, स्ट्रेट लाइन में हो, तो इसे हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। दैट्स इट, खत्म कहानी। ओके, सो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है, शॉर्ट में मैंने अच्छे से बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख के रखा है। आप इसे सेम टू सेम एग्जाम में यूज करना और आप बहुत ही बेस्ट मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। गाइस एक बात आपको बता दूं कि मतलब देखो ऐसा मैं आपको लिख के देता हूं, ये आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए। मतलब आपको कहीं भी मतलब दूसरे की सुनने की बात नहीं है, आपको खुद देखो ना यार, आप किसी का भरोसा मत मानो, दूसरों का सुनो मत, आप खुद का टेक्स्ट बुक उठाओ और टेक्स्ट बुक का रीड करो, उसके बाद मेरी नोट्स पढ़ो। नहीं, टेक्स्ट बुक के बाहर से बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, मैंने उसी को सिंप्लीफाई करके जो कि आपको समझे वो लिखा है। तो भाई जब टेक्स्ट बुक है तो फुल मार्क्स मिलेंगे ही ना, ठीक है। बस आपको इसी चीजों को पढ़ना है, इसी को समझना है, और वीडियो देखनी है तो समझ लो और बाद में पढ़ लो। तो सारी चीजें तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, तो फिर टेंशन किस बात की यार। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो वही गाइस बात है कि अगर मान लो अगर आप ब्लॉक को मतलब पुल कर रहे हो, ठीक है, मतलब राइट साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन से अगर आप राइट साइड में पुल कर रहे हो, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये अपना पहला इनिशियल फेज है, ठीक है, इसको इनिशियल फेज समझो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपका ये मीन पोजीशन है, ये आपका मीन पोजीशन है, ठीक है। यहां से ही आगे पीछे आप कर सकते हो जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। सो अगर गाइस आप यहाँ पे मीन पोजीशन है तो यहाँ पे हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अपना फोर्स 0 रहेगा। अगर हम इस ब्लॉक को अंदर की तरफ इस साइड राइट साइड में खींचते हैं, पुल करते हैं, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, उसे हम अगर पुल करते हैं तो क्या होगा, ये यहां से उसके मीन पोजीशन से, जो ये इसका ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इस साइड यहां पे अपना ब्लॉक खींचा जाएगा, और जो कि कितना डिस्टेंस यहां पे कवर करेगा, वो एक्स, जिसे हम डिस्टेंस ना कह के डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स यहां पे कवर करेगा। बट गाइस मैंने अभी दिखाया ना कि उसी टाइम पे ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को 24 घंटे अपने तरफ खींचेगी।
बट कितना खींचेगी, किस लिए खींचेगी, किस पर्पस के लिए खींचेगी? वो इसलिए खींचेगी कि ये जो ब्लॉक है ये अपने फिर से मीन पोजीशन में आ जाए। तो ये स्प्रिंग किस साइड खींचेगी? अगर मैं इसको बाहर की तरफ लूंगा तो किस साइड खींचेगी? इस साइड खींचेगी। यानी कि जो स्प्रिंग का फोर्स अप्लाई होगा वो किस साइड रहेगा? इस साइड रहेगा। और स्प्रिंग क्या ट्राई कर रही है, ये फोर्स क्यों लगा रही है? जिससे कि अपना ऑब्जेक्ट जो है फिर से मीन पोजीशन में आ जाए, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए ट्राई कर रही है अपनी स्प्रिंग। समझा? तो वो जो फोर्स रहेगा यानी कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोर करने को ट्राई करता है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये होगा अपना रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये माइनस kx कैसे आया मैं सब बातें बताऊंगा, बट आपको ये तो समझा ना कि अपना जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस साइड रहेगा और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर गाइस ये अपने इस मीन पोजीशन से मैं इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ अगर कंप्रेस करूं तो ये अपना इस तरह स्ट्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद जब ये कंप्रेस होगा और ये मान लो x डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया, तो थोड़े टाइम बाद जब कंप्रेस करेगा तो ये जो स्प्रिंग है इसको बाहर की तरफ ढकेलेगी, इस वाले ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ ढकेलेगी। क्यों ढकेलेगी? बिकॉज ये वापस से अपने इस मीन पोजीशन में आ जाए। ठीक है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है और अपने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि इधर भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, सो जो गाइस यहाँ पे अपना फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग है इस कंप्रेशन वाले केस में, तो ये बाहर की तरफ है और अपना डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है। ठीक है, बट वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है स्प्रिंग वो भी तो वहीं तक के लिए है जिससे की वजह से ये अपना ये जो अपना ब्लॉक है वो मेन पोजीशन में आ जाए। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, यही ट्राई होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में भी अपना जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स भी आप कह सकते हो, और जो डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ब्लॉक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। बट गाइज यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर गाइज ये जो अपने पास ब्लॉक है इसको मैं और खींचू यहां पे लाके रख दूं तो ये जो स्प्रिंग होगी ये स्प्रिंग और ज्यादा खिंचेगी और स्ट्रेच होगी और ये स्प्रिंग और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब मैं जितना खींचूंगा इस साइड उतना ये स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगी अपने साइड की। ये ब्लॉक इस साइड आ जाए। आप इस चीज को फील कर पा रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना? ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि मैंने अभी दिखा भी दिया है तो आपको इमेजिन होता ही होगा। मैं जितना इस साइड गाइस इसे खींचूंगा उतना ये अंदर की तरफ अपनी स्प्रिंग इसे खींचेगी, और जितना इस केस में मैं इस ब्लॉक को अंदर कंप्रेस करूंगा उतना ये स्प्रिंग इसे बाहर ढकेलेगी। जितना अंदर कंप्रेस करूंगा उतना बाहर ढकेलेगी। समझ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x को मैं बढ़ाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट जितना भी करूंगा उतना ही अपना फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। सो इसका मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 10th में हमने पढ़ा है कि अगर इस साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है तो इधर की भी अगर इधर की बढ़ रही है तो इस साइड की भी बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बट यहां पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज अगर अपना डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है सो जो ब्लॉक का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस साइड जा रहा है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस साइड कर रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड हो रहा है, बिकॉज सारा चीज मीन पोजीशन का फंडा है। मतलब कि मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही ट्राई हो रहा है कि अपनी चीजें यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में सारी चीजें आए। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे बट नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। सो वही चीज यहाँ पे लिख के रखा है। अगर गाइस किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिस्टोरिंग फोर्स, 2 मार्क्स को पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है? यहां से स्टार्ट करना है पूरा लिखना। क्वेश्चन कैसे आएगा? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिस्टोरिंग फोर्स, आपको यहां से लिखना है टेक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिस एंड दिस, खत्म, ऐसा लिखना है। और उसके बाद यहां से व्हेन वी पुल, यहां से आना है और क्या लिखना है? पूरी की पूरी बातें यहां पे लिखनी है। दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स विच ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ब्लॉक। मैंने वही लिखा जो आपको अभी समझाया है और आपको ये मिल जाएगा जहां पे निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स अपोजिट है अप्लाइड बाय फोर्स, अपने जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया या डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है अपना रिस्टोरिंग फोर्स। बाद में गाइस अभी हम लोग को पता है कि अगर मैं मान लो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को गायब करना है तो हम क्या करते हैं? इक्वल लिख के और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही यहाँ पे भी मैंने क्या किया? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और उस कांस्टेंट का नाम है फोर्स कांस्टेंट। क्यों आया है ये कांस्टेंट? बिकॉज फोर्स अप्लाई हो रहा है इसलिए ये कांस्टेंट यहाँ पे आया है। यानी कि और ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर डिपेंडेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट अपना जो रहेगा वो इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिसिटी क्या होती है? यानी लचीलापन, स्प्रिंग कितनी
लचीली है, रबर जैसी कितनी है, इलास्टिसिटी उसके अंदर कितनी है। इलास्टिसिटी एक इंग्लिश वर्ड है यार बस, ठीक है, यानी लचीला जैसे रबर होता है, अगर ज्यादा रबर घूम सकता है, ज्यादा रबर को आप इधर उधर घुमा सकते हो तो वो ज्यादा इलास्टिक है, और अगर कम यानी कि जैसे पत्थर होता है तो पत्थर में इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अभी देखो अब तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि भाई एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से फोर्स वगैरह यहाँ पे सारी चीजें कैसे अप्लाई होती हैं, ये बातें अभी आपको मालूम पड़ चुकी है। बस आपको थोड़ा सा बताना है, कभी भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर मान लो ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ब्लॉक है, और अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी भी आएगी, ये ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन होगा, और फिर उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, ठीक है। तो यानी कि फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है एक्सीलरेशन। तो क्यों ना हम पहले एक्सीलरेशन के बारे में समझ लें। हमने ये भी पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सारे उसी डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि सबकी सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये बात आपको पता ही पहले से ही। तो गाइस जो यहाँ पे एक्सीलरेशन का केस है ये प्रोड्यूस होगा ओनली ड्यू टू फोर्स। जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम अभी देखो इसको पुल कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, हम ऑब्जर्वर जो है हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं, और इसको अंदर कौन कंप्रेस कर रहा है, हम कर रहे हैं ना। तो हमारा जो यहाँ पे फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन, बट रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तो जो हम खींच रहे हैं और एक जो स्प्रिंग लगा रही है मीन पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम कौन से एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, उस फोर्स वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उस एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं जो एक्सीलरेशन इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ हो। हम अपने फोर्स की यहाँ पे बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पे आपको समझना है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोड्यूस करेगा एक्सीलरेशन ऑन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि जो अपना ब्लॉक है उसमें, ठीक है। तो हम लोग पता है अकॉर्डिंग टू मतलब न्यूटन्स के रूल के हिसाब से भी आपको मालूम है F = ma होता है, और यहां से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा F/ma। तो एकदम चिंदी था यार आपको, तो ये समझ गया होगा, ओके। तो रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है नॉर्मली, अभी तो हम आगे एक्सेलरेशन की पूरी डेरिवेशन एक्सप्रेशन को ही देखेंगे, बट आपको तो ये समझ ही गया ना कि A = F/m कैसे आया, वेयर m इज द मास ऑफ द ब्लॉक एंड F इज द रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, समझा, ऑन द ब्लॉक। ये पॉइंट अच्छे से याद रखो, ठीक है। तो ये बातें आपकी हो गई एक्सेलरेशन की, मतलब जब यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, आपका स्प्रिंग जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट टू द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे डिराइव किया है, ठीक है। सो फाइनली लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो ये सेम डेफिनेशन गाइस आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ऐसे की ऐसी। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक क्यों बोला, अभी आपको बताया था ना मैंने, यहाँ पे मान लो ये आपका स्प्रिंग है, ऐसे 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 स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक आपके पास ब्लॉक अटैच है, ठीक है। तो अगर मैं ब्लॉक को अगर खींच के ऐसे और छोड़ दूंगा तो ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। सो अगर कोई भी, और ये मीन पोजीशन है अगर मान लो, ठीक है, तो अगर इसी मीन पोजीशन के अगल बगल आगे पीछे इर्द गिर्द अगर यहीं पर अपना ये ऑब्जेक्ट आगे पीछे अगर ऐसे घूमता है तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ अ टाइम, ऐसा होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये कैसा पीरियोडिक मोशन है, लीनियर, बिकॉज स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, इसीलिए लीनियर यहाँ पे पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता हो ऑफ अ बॉडी in which force or acceleration is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to displacement। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाओ वापस से। कहने का मतलब ये है कि अगर गाइस यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से कि देखो एक ऐसा सिंपल, एक ऐसा मोशन, एक ऐसा पीरियोडिक मोशन, लीनियर पीरियोडिक मोशन ऐसा जिसमें अगर मान लो मैं इसे बाहर खींचता हूं तो अपना रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है, और अगर मैं इसको इधर अंदर कंप्रेस करता हूं तो अपना रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है। यानी कि एक ऐसा लीनियर पीरियोडिक मोशन जिसमें जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, चाहे उसको कंप्रेस करो चाहे बाहर उसी स्ट्रेच करो,
तो वो भी तभी भी अपना जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड रहेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्प्लेसमेंट को। सो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा डिस्प्लेसमेंट को। और यहाँ पे क्या हमेशा जो डायरेक्शन होगा रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सीलरेशन का, भाई जिधर फोर्स होगा उधर एक्सीलरेशन भी होगा ना डायरेक्शन, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन जिस साइड भी रहेगा तो मतलब किधर रहेगा, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहेगा। तो अगर हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ हो एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, देन दिस टाइप ऑफ लीनियर पीरियोडिक मोशन इज नथिंग बट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे कुछ पॉइंट्स है गाइस, इनको समझ लेते हैं जो कि आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत आपकी मदद करेंगे ये, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, कभी भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है पहले ये समझो, ठीक है। मान लो आपके सामने यहाँ पे एक कोई भी ऐसा एक सरफेस है, यहां से आपने इस तरीके से कोई भी यहाँ पे आपके पास मतलब देखो ध्यान देना अच्छे से, पहले अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर मैंने इसे खींचा अपने तरफ, खींचा और मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ गया। अब मैं यहां से इसे छोड़ दूंगा तो ये इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा और इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे कुछ मूवमेंट करेगा। तो गाइस ध्यान देना अच्छे से, ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, ये इसका इनिशियल स्टेज था, यहां से चलना स्टार्ट करेगा, चल के यहाँ पे आएगा और यहां से वापस से इसी ये जो मेन पोजीशन है, ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। इस मेन पोजीशन में से होके गया और इसी मेन पोजीशन से होके वापस से इनिशियल फाइन में आएगा, तो इसे हम कहेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया भी था। तो अभी जो अपने पास स्प्रिंग है उसके केस में क्या होगा, उसके केस में अगर आपके पास ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, सो अगर आपने इसे स्ट्रेच करके खींच के यहाँ पे ला दिया तो यहाँ पे जब छोड़ोगे देखो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, वापस से आगे पीछे होगा ना अपने इसी मेन पोजीशन के आगे पीछे, ठीक है। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक गया और वापस से यहाँ तक आया, इसे हम कहेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब किनारे का पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब किनारे वाला पोजीशन, ठीक है। जितना आप स्ट्रेच करते हो किनारे का पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ठीक है। तो वहां तक के बीच में जो भी उसका ट्रेवलिंग होगी, एक बार अगर वो पीरियोडिक मोशन करता है तो वो कहलाएगा उसका वहां पे कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस है, ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज अबाउट टू द फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि जो फिक्स पॉइंट मेन पोजीशन उसी के अबाउट होता है, उसी के अगल बगल होता है। नेट फोर्स और एक्सीलरेशन जो होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, यानी जो मेन पोजीशन है, अगर आप बाहर खींचते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर, एक्सीलरेशन भी अंदर, अगर कंप्रेस करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर और एक्सीलरेशन भी बाहर। पार्टिकल बैक टू द फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही अपना पार्टिकल वापस से अपने इस मेन पोजीशन में आ पाता है। अगर आप खींचोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का इसे अंदर लेके आएगा। ये सारी बातें हैं, ठीक है। चलो, और इन्हीं बातों की वजह से आपको एक बात बता दूं, अगर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेशन मैंने बताया था कि ऑसिलेशन में अगर हार्मोनिक यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है तो हार्मोनिक ऑसिलेशन में गाइस हमने देखा था कि इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। किसकी हेल्प से, हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक साइन ओमेगा और फिर कॉस ओमेगा, इनके थ्रू हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट होगा x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये हम आगे पढ़ेंगे, और x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टू, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरीके से नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए कभी कभी तो हम इनका कंबाइंड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पे देखो ये पहला ये दूसरा दोनों को, साइन और कॉस वाले को हमने कंबाइन कर दिया और x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो ये सारी चीजें इन तरीकों से हम आगे सॉल्व करेंगे, ये बताया जा रहा है। बट रिमेंबर दीज ऑल 3 पॉइंट्स बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यू पॉइंट्स, क्योंकि हमेशा हम, और न्यूमेरिकल के लिए भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि कोई भी अगर यहाँ पे ब्लॉक है वो हमेशा ट्राई करता है कि वो यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो ट्राई करता है कि जो मेरा ब्लॉक है मेरे से दूर जा रहा है तो वो हमेशा मेन पोजीशन में वापस आ जाए। अगर कोई इसे फिर से कंप्रेस करता है तो फिर से मैं उसे मेन पोजीशन में भेज दूं, इसीलिए वो रिस्टोरिंग फोर्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, चलो आगे गाइस बढ़ते हैं। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएसएम, मतलब कि देखो डेरिवेटिव करके, अब यहाँ पे जो नीट वाले बच्चे होंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे जिनको मैथमेटिक्स नहीं होगा, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उन्हें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो गाइस मैं थोड़ा सा उन बच्चों के लिए बता देता हूं और साइड बाय साइड आपका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली भाई क्या होती सारी चीजें। मैथमेटिक्स के बच्चों को तो सारी चीजें आएंगी, डोंट वरी, बट बायो के बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम ना होने पाए इसलिए मैं यहाँ पे उनकी हेल्प करना चाहूंगा, ठीक है।
देखो अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे x डिस्टेंस से वो क्या कर रहा है, यहां से मूव करके और यहाँ पे वो x डिस्टेंस से आ गया, डिस्प्लेसमेंट सपोज x है, ठीक है, और इन टाइम t में उसने डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान देना अच्छे से, अगर देखो गाइस मुझे यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इस लाइन को लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लिखूंगा नहीं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको मुझे सिंबल में लिखना है। क्या करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज के लिए कौन सा वर्ड, चेंज के लिए मैं डी वर्ड यूज करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो टाइम में तो चेंज होगा तो उसके लिए भी dt, तो dx अपॉन dt का मतलब क्या होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी होता है। समझा, एक बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, d मतलब होता है चेंज करना। ऐसे ही अगर गाइस मान लो कि मैं वेलोसिटी की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, तो ये बात को भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका एक्सीलरेशन मिल गया। ओके, थोड़ा सा आपको समझ गया होगा डेरिवेटिव भाई, ये जो डी है इसे हम मैथमेटिक्स के वर्ड में डेरिवेटिव कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी, डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन डी विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा रीड करते हैं। इसे रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ये तो इसका ऐसा मैथमेटिकली बोलने का तरीका हो गया, बट यहाँ पे साइंटिफिकली जो इसका एप्लीकेशन है उसको कैसे करोगे, तो डी को हम चेंज समझते हैं, चेंज ऑफ एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एक्स, तो इसलिए चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऐसे आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम थोड़ा सा जानेंगे और अच्छे से थोड़ी सी बातें जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो अभी गाइस जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे डेरिवेटिव होता है और इंटीग्रेशन होता है। देखो अगर मान लो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ऐसा यहाँ पे 0 है, तो अगर मुझे इसे डिराइव करना है, डिराइव मतलब होता है इसे ब्रेक कर देना, और गाइस अगर मान लो इसको ब्रेक करने के बाद मुझे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कुछ समथिंग ऐसा मिला, तो मुझे इसे वापस से इंटीग्रेट करना है। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं यार, यहाँ पे कुछ सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे वापस इसे कंबाइन करना है तो मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। अगर मुझे इसका वापस से कॉम्बिनेशन करना है तो मैं इसका वापस से इंटीग्रेशन करूंगा। और गाइस अगर मान लो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना है मुझे, अगर इसका मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है तो मैं इसे ब्रेक करूंगा, ब्रेक करके ये मिला, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वापस से ये मिलेगा, समझा। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यहाँ पे कमाल होता है। इंटीग्रेशन को गाइस हम लोग ऐसा दिखाते हैं और यहाँ पे साइड में एक dx रहेगा, डेरिवेटिव को हम लोग कैसा दिखाते हैं, अपॉन में एक dx रहेगा और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी, जिसको आपको डिराइव करना होगा, ठीक है, आप ये यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। बट इन दिस केस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऐसा कुछ दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें चाहिए रहेगा, ओके, बट यहाँ पे dx होना ही चाहिए, ठीक है। चलो कुछ फॉर्मूलाज भी है जो कि मैं साइड बाय साइड जब यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन कराऊंगा तभी मैं आपको सीधा बता दूंगा। मे भी आपको ये बातें पता हो, आपके लिए गाइस मैंने एक मोशन इन प्लेन में एक चैप्टर है, मतलब मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक है जहां पे हमने कैलकुलस, पर्टिकुलर कैलकुलस के बारे में डिस्कशन किया है। प्लीज जाना, 11th की वीडियो अभी अभी जस्ट अपलोड हुई है मोशन इन प्लेन की, जाओ, जहां पे ये वीडियो आपको मिलेगी ना उसी के आगे पीछे 4-5-10 वीडियो के आगे पीछे आपको एक कैलकुलस करके, कैलकुलस से मोशन इन प्लेन क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 में वीडियो मिलेगा, उसे जाके प्लीज वॉच कर लो, क्योंकि वही चीज मैंने वहां पे बताई, तो नीट के बच्चों को फायदा हो जाएगा। ओके, चलो तो डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम, मान लो कैसे हम इसको निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव वाला इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि मान लो एफ है जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक, ठीक है। तो हम लोग को पता है क्या रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, अभी क्या हमको ये मालूम पड़ गया ना कि माइनस के एक्स होता है, ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, 9th में पढ़ा था पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में, कि एफ इज इक्वल टू एम होता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे जो एफ की जगह में मैं एम डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल, क्यों नहीं, तो एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। ओके, नाउ तो अपने को चलो एक फॉर्मूला तो अपने को मिल चुका है, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहीं से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। बट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे ए की जरूरत पड़ेगी, एक्सीलरेशन हमको निकालना होगा। तो चलो गाइस यहाँ पे हम एक चीज फटाफट देख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में dx अपॉन dt हो गया, ये वेलोसिटी होती है।
वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसा हो तो देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है। बट क्या गाइस मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, v के जगह में मैं v के जगह में dx अपॉन dt लिख सकता हूं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये d इंटू डी क्या बन जाएगा, d का स्क्वायर x अपॉन, और ये d और ये d मिलके यहाँ पे d स्क्वायर, यहाँ पे dt का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से गाइस अपने को यहाँ पे मिलेगा, ये है एक्सीलरेशन। ओके सो क्या मैं इस a के जगह में ये वैल्यू डाल सकता हूं क्या, वाई नॉट, क्यों नहीं डाल सकता। तो कभी कभी एग्जाम में ये एक्सीलरेशन माना जाता है, ये दोनों एक्सीलरेशन है, और ये है अपना, ये भी एक्सीलरेशन है, और ये है अपना वेलोसिटी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर भी गाइस मैंने आप लोगों के लिए एकदम डीप में बताया है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होती है वेलोसिटी, ठीक है। देन एक्सीलरेशन भी मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे देखो dv अपॉन dt, v की जगह में वही dx अपॉन dt पुट कर दूंगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑन दिस इक्वेशन वेयर a इज लोकेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन पुट हियर एंड m इनटू व्हाट इज, वेयर इज m, यहाँ पे देखो अच्छे से, तो m इनटू और a की वैल्यू यहाँ पे जो आई इसे पुट कर दूंगा, इक्वल टू माइनस kx मिल जाएगा। देन शिफ्ट दिस माइनस kx टुवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे पुट कर दो एंड यू विल गेट m इनटू d स्क्वायर x अपॉन dt का स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0। नाउ if we calculate differential equation, then what we have to do here, we have to divide by m, just हमको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। सो ओके सो यहाँ पे जैसे गाइस इस इक्वेशन में थ्रू आउट दिस इक्वेशन वी विल डिवाइड बाय m, देन व्हाट वी विल गेट, सो यहाँ पे m से डिवाइड हो जाएगा तो ये m कैंसल, और यहाँ पे k अपॉन m बन जाएगा। देखो यहाँ पे k अपॉन m आ गया, वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट एंड वेयर m इज द मास ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। सो अगर गाइस यहाँ पे मैं जस्ट अगर एक फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये एक टाइप के एंगुलर फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, ठीक है, याद रखना हमेशा k अपॉन m एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने बताया था ना पहली वाली वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में लास्ट में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी याद रखना, ठीक है, यानी कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन को, वन कंप्लीट, याद रखो यार, वन कंप्लीट ऑसिलेशन को डन करने के लिए, वन कंप्लीट ऑसिलेशन को डन करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। सो वही यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो k अपॉन m इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेयर ओमेगा स्क्वायर आई हैव रिटन, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो ये हो गई आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द गाइस योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। सो इसे प्लीज कभी भूलना मत, इसे हमेशा याद रखना, ये अभी बहुत हेल्प करेगा हमारी आगे, और इसी से एग्जाम में आएगा। बस एक चीज याद रखना कि ये d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर क्या है, ये रियल में एक्सीलरेशन है भाई। तो कभी अगर इस इक्वेशन में से आपको एक्सीलरेशन निकाल रहा तो यही निकाल देना, वही एक्सीलरेशन कहलाएगा, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, इक्वल टू 0 होता है। तो ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर दी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा डिराइव द एक्सप्रेशन, क्या पूछा जाएगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको यहां तक इस तरीके से डिराइव करना है, मैंने सिंपल वर्ड में आपको बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5.1 आपकी बुक में दिया है, तो इसको चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मान लो एक बॉडी का मास 0.2 ग्राम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख के, अच्छा किलोग्राम है तो किलोग्राम लिख लो। परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। इट एक्सपीरियंस रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि अपने को मास दे दिया है 0.2, रिस्टोरिंग फोर्स दे दिया है 0.2 न्यूटन, यूनिट तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, सारी ऐसा यूनिट अभी चल रही है, ओके। व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट, देखो यूनिट में रॉन्ग मत कर देना, ऐसा यूनिट में मास केजी में होता है, फोर्स न्यूटन में होता है, ऐसी आपको सारी चीज याद रखनी है। टाइम हमेशा सेकंड में रखना, अब अगर डिस्टेंस मेजर करना है हमेशा मीटर में रखना, ठीक है, और बाकी चीजें आरपीएस में रखना, ठीक है, अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड ऐसे रखना, ठीक है। चलो व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। आपको लगता नहीं कि ये सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है, यस, इसे आपने करना पड़ेगा मीटर में। क्या करोगे, 4/100 डिवाइड कर दो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0.04 मीटर, ओके। चलो आगे मिल गया, आगे बढ़ते हैं। तो डिटरमाइन करो फोर्स कांस्टेंट, तो सिंपल सा है, F इज इक्वल टू माइनस kx होता है, यहाँ से k की वैल्यू निकाल दो, सारी वैल्यू ये पुट कर दो, x और F पुट करो, k निकाल लो, देखो यहाँ पे वही निकाला है,
ओके बट यहाँ पे जब माइनस में आएगा ना के की वैल्यू तो लिख देना कांस्टेंट वैल्यूज कैन नॉट बी इन द नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देना। ओके तो बस माइनस अपने आप हटा सकते हो, इसने पहले से ही फॉर्मूले में हटा दिया है। ठीक है, पीरियड ऑफ एसएचएम यानी टी की वैल्यू बोल रहा है, टी की वैल्यू, पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब टी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा ओमेगा इज इक्वल टू टी अपॉन 2 ऐसे होता है, टी इज इक्वल टू 2 वेयर टी की यहाँ की वैल्यू पूछ के रखी है, 2 तो कांस्टेंट होता है, 2 इंटू 3.14 होता है। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है मालूम है ना, K अपॉन M होता है ओमेगा, मालूम है कि नहीं मालूम है। ओके और यहां से हमको K मिल जाएगा, यहां से K मिल जाएगा और M पता ही है, सो K अपॉन M निकाल के ओमेगा निकाल लेना और ओमेगा पुट कर दोगे यहाँ पे और T की वैल्यू निकाल लो। फिर ऐसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। अभी वैसे भी ये कैसे आया मैं आगे अभी आपको एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा इसको, ये देखो ये कैसे आपको समझ जाएगा, डोंट वरी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे आपको समझेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब गाइस मैंने यहाँ पे एक टॉपिक देख के रखा है टर्म्स फॉर एसएचएम। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट फॉर एफएचएम, ऐसा लिखा है। मैंने टर्म्स वर्ड उसको लिख दिया, टर्म्स जो टर्मिनोलॉजीज है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो पहला हम एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे, तो वी नो दैट। अब देखो पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी से हम सारी चीजों को डिराइव करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वी विल यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, ये है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से अगर मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन टी की वैल्यू निकालू, डी स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंड ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। कैसे आया, यहां से लिख सकती हो आप ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी और वी की जगह में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। मैंने हमें अभी दिखाया था ना, ए का मतलब ये होता है, बताया था कि नहीं बताया था। ओके तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके और यही चीज देखो यहाँ पे लिख के रखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से और वेयर ओमेगा की वैल्यू के अपॉन एम होती है, के अपॉन एम होती है। ओमेगा की वैल्यू दिखाया ना, के अपॉन एम की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है। सो वहां से आपकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहां से निकाल लोगे तो आपको फाइनली एक्सेलरेशन मिल गया ना। तो एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए भी अपने को यूज करना पड़ेगा सेम डिफरेंशियल इक्वेशन ही। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे किसके लिए, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए भी मैं इसको पहले साइड में रख दूंगा। फिर देखो अभी ये क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे डीवी अपॉन डी लिख सकता हूँ, वाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकता। देखो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, देखो यही चीज है ना ये, इसका मतलब क्या होता है डी इंटू डीवी, देखो यही है ना ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे लिख सकता हूँ। एंड हियर यहाँ पे x की जगह में डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब होता है v की वैल्यू। ठीक है, तो ये पूरा बन गया dv अपॉन dt। ओके नाउ गाइस अगर मान लो आपने मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो तो एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, वहां पे अगर मान लो डी वाई वाई डी टी दिया है तो आपको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके बगल में डी एक्स अपॉन डी एक्स डिवाइड करो, फिर इस डी एक्स को इसके बगल में ला दो। ठीक है, तो डी वाई वाई डी एक्स मिल जाएगा इनटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये दो चीजें आपको मिलती हैं ऐसे ऐसे, समझा। तो वही चीज हमने किया, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी एक्स से डिवाइड कर दिया, आपकी बुक में यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस एक्स को इसके नीचे लाऊंगा, डीवी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी बन जाएगा और ये सारी वैल्यू यहाँ पे ऐसे रहेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा। ओके अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन के लिए सारी चीजें मैनेज करेंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले सुन लो मेरी बात। ठीक है, कभी भी आपको अगर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, अगर मान लो आपको इंटीग्रेट करना है तो आपके बगल में यहाँ पे dx होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी वैल्यू, इस साइड भी करना है तो यहाँ भी इंटीग्रेट है, यहाँ पे एक वैल्यू ऐसा dx होना चाहिए। ठीक है, तो dx तो चाहिए ही चाहिए ना, यहाँ पे dx तो चाहिए ही चाहिए भाई। चलो dx लाने का तरीका ढूंढते हैं, कैसे आएगा, तो v इंटू dv, ये जो v है और dx को मैं इधर भगा दूंगा, dx को मैं इधर भगा दूंगा, यहाँ पे v dv बन जाएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, कोई भी फंक्शन x y z abcd कुछ भी हो सकता है, जिस फंक्शन के लिए आप डिराइव करना चाहो, जिस फंक्शन के लिए आप इंटीग्रेट करना चाहो वो वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक है, तो अभी नीट के बच्चों को आई नो यार प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये आपको समझ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह में कोई भी v की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी v है, x है, y है, z है, कुछ भी जिसके लिए आप इंटीग्रेशन करना चाहोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम v और dv को साथ में रखेंगे, यानी कि हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो बगल में dv होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x करना है तो यहाँ पे बगल में dx होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे m करना है तो बगल में dm होना चाहिए। समझा अच्छे से? तो v का करना है तो बगल में dv होना चाहिए, तो ये dx तो इधर भगाना पड़ेगा। समझा अच्छे से? चलो, तो वही चीज यहाँ पे करके रखा है, v dv और ओमेगा स्क्वायर x dx को साइड में रख दिया। ओके, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करते ही दोनों साइड देखो ये साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये v dv बन गया और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट है। तो अगर मान लो गाइस इंटीग्रेशन ऑफ 3x लिखा हुआ है और dx बगल में आएगा, फिर तो ये 3 आप साइड में ले सकते हो। इंटीग्रेशन यहाँ पे 3 साइड में और अंदर x dx, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो अब आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, इसके पावर में 1 है ना। तो क्या करने का फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n कर रहे हो ना, तो क्या मिलेगा, x रेस टू n प्लस 1, और जो यहाँ पे रहेगा उसको नीचे भी छाप देने का, n प्लस 1 बन जाता है। तो अगर मान लो इसमें मैं अप्लाई करूं तो x 1 प्लस 1, n की जगह में 1 है ना, यहाँ पे n की जगह में क्या है, 1 है, तो x 1 प्लस 1 1 प्लस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। समझा अच्छे से? तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। x रेस टू n का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, x रेस टू n का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे v रेस टू 1 है तो v का स्क्वायर अपॉन 2, ओमेगा स्क्वायर साइड में गया, x के पावर में 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। कभी भी याद रखना, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देते हैं, बट अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आने के बाद लास्ट में एक प्लस सी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? प्लस सी लास्ट में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको प्लस सी लिखना पड़ेगा, वेयर सी इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं उनको मालूम होगा कि बगल में इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे सी की वैल्यू डालनी पड़ती है, जो कि वो कांस्टेंट होता है। ABCD 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है, वहां पे कुछ भी नंबर आ सकता है, वो एक जस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा, मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इतना आसानी से यार हम कर रहे हैं, आपको कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम वेलोसिटी का डेरिवेशन कर रहे हैं और अभी तक वेलोसिटी नहीं मिला है। ओके चलो, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो अभी हमको यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को ये कांस्टेंट पता होना चाहिए ना। तो कांस्टेंट अगर पता होना चाहिए तो कांस्टेंट निकाल लेते हैं। देखो मान लो अगर गाइस ये अपना स्प्रिंग है, ठीक है, बहुत बड़ा है आई नो, बट आपको समझना होगा क्योंकि आसान है, ठीक है। तो अगर मान लो गाइस यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ये स्प्रिंग है, ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो ये इसको मैंने खींचा है, इसका मेन पोजीशन यहाँ पे था, मान लो इसका मेन पोजीशन यहाँ पे था, मैंने उसको खींचा है, ठीक है, इसका मेन पोजीशन यहाँ पे था। ओके, मैंने इसे खींचा है, इसको खींचा है, ठीक है। तो अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन में आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन में है। सो इसकी जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी, बट जब यहाँ पे आए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो आपका ये सरफेस है और आपके पास एक बॉल है, खेलने वाली बॉल है, और कौन सी बॉल देखोगे यार, खेलने वाली बॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, कोई भी यार, कोई भी, सपोज गुड शॉट, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉल है और इसे आप ऊपर ऐसे फेंक रहे हो, जब फेंकोगे तो ये ऐसे ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, बट एक तो ऐसा हवा में ऊपर पॉइंट आएगा जहां पे ये बॉल रुक जाएगी, जस्ट 0 फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुक जाएगी और फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगी ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वैसे ही यहाँ की पोजीशन में भी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। और x की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है मैंने उसे एम्पलीट्यूड मान लिया, यहां से यहां तक की वैल्यू को जो x है उसे मैंने मान लिया कि एम्पलीट्यूड कितना बढ़ रहा है, मैंने इसे क्या मान लिया कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, मैंने वो मान लिया, ठीक है, कंसीडर कर लिया मैंने ऐसे ही। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ की वैल्यू में v की जगह में 0 और x की जगह में a डालूंगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 0/2 और x की जगह में a प्लस c, ये बन जाएगा 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 c आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद c की वैल्यू इधर से निकाल लूंगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 मिल गई c की वैल्यू। c की वैल्यू मिलते हैं यहाँ पे पुट कर दो, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा, इस इक्वेशन नंबर 1 से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ध्यान दो अच्छे से, v स्क्वायर अपॉन 2। और आप जब यहाँ पे पुट करोगे ये वैल्यू सेम पहले छाप दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छाप दिया और c की जगह में, और देखो यहाँ पे c के जगह में क्या पुट करूंगा, c की जगह में ये वैल्यू देखो यहाँ पे डाल दिया। अब देखो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे नीचे अपॉन में 2 सब कॉमन है, तो काट कर दिया, इसको कट कर सकते हो आप, डायरेक्टली कट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a। Guys, can I take common omega square from these both values? ओके, सो ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस वैसे ही रखने दिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। देन अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो। अगर आप जब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू रूट के अंदर और प्लस माइनस भी आएगा। ये आपको समझ चुका है किस तरीके से आया, ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आया, और यही एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो भाई अपने को एक्सेलरेशन का मिला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ये मिल गया। प्लस माइनस तो आप लगाते रह सकते हो बाद में भी, ठीक है। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे आपको वेलोसिटी का। नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी निकाल लेते हैं। तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम, वी नो दैट वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, dx अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, जहां x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो तो अगर x इज द डिस्प्लेसमेंट, सो वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, हमने अभी अर्लियर यहाँ पे अभी इसे डिराइव किया है। सो यहाँ पे क्या मैं v की वैल्यू dx अपॉन dt डाल सकता हूँ क्या, यस व्हाई नॉट, डाल सकता हूं मैं, डाल दिया यहाँ पे। अब वापस से गाइस हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए x वाले टर्म को x वाले के पास लेके आओ और बाकी के टर्म को साइड में कर दो। तो यहाँ पे देखो dx और इसको 1 अपॉन में लेके आया, यहाँ पे आ गया, और ओमेगा dt साइड में चला गया, ठीक है। चलो अब इसमें से क्या करूंगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n क्या होता है, यहाँ पे बगल में dx आएगा बिकॉज यहाँ x है, अगर यहाँ पे t रेस टू n होता तो यहाँ पे dt आता, समझा, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। ओके, या ये कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन जो ऊपर रहेगा वही नीचे प्लस 1। बट गाइस अब तब क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे dx है और यहाँ पे ओनली 1 लिखा है, x वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या करोगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है जानते हो, यहाँ जो रहेगा ना, मान लो अगर x है तो ओनली x आ जाएगा, dx है तो x आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 इंटू dt है तो आंसर क्या आएगा, ओनली t आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 इंटू dm है तो आंसर आ जाएगा m, 1 रहेगा तो ही ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे m है तो m आया। चलो अभी यही यहाँ पे होने वाला है, हम आपको दिखाएंगे अच्छे से। तो ना इंटीग्रेट कर दिया जब इसको, तो जब इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ, देखो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन का साइन होता है ये टेढ़ा सा ऐसा सांप जैसे है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। नाउ गाइज प्लीज अब इस फॉर्मूले को याद कर लो। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला याद नहीं होते तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान दो अच्छे से, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है। साइन इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए बन जाएगा, जो यहां रहेगा वो अपॉन ये। अगर ये मान लो रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे x स्क्वायर होता तो क्या आंसर बनता, साइन इनवर्स x अपॉन 2 बनता, समझा अच्छे से, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये ऐसे इक्वेशन बन गया ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली ओमेगा कॉमन जाएगा और अंदर बचेगा 1 इंटू dt, समझा अच्छे से। और 1 इंटू dt का वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या बन जाएगी, ओमेगा इंटू टी, समझा ना अच्छे से। तो यहाँ पे ओमेगा टी आ गया। नाउ इंटीग्रेशन करने के बाद हम एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे अभी देखो इसके पहले के एक्सप्रेशन में जब मैंने ऑलरेडी गाइस मैंने यहाँ पे लिख लिया था c, तो मैं क्यों बार बार c यूज करूं, तो मैंने यहाँ पे इसको इस साइन का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ओके चलो, तो यहाँ पे ये जस्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। चलो तो अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूं, अगर मान लो गाइस साइन इनवर्स m आपके सामने है इज इक्वल टू एक्स प्लस n है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना इसमें से साइन इनवर्स की वैल्यू को उधर भगा सकते हो, तो m इज इक्वल टू साइन और ये बन जाएगा x प्लस n, ऐसे कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे हो सकती है, x अपॉन a को मैंने यहाँ पे लिख लिया और साइन को उधर भगा दिया, तो साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वेयर x इज इक्वल टू, ये a को इधर डालूंगा तो a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ओके चलो, तो ये है जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, मतलब इस एक्सप्रेशन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस डिपेंड रहेगा कि x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, t क्या है, टाइम 0 है या कितना है, या ओमेगा जो होता है अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसकी वैल्यू k अपॉन m होता है, आपको पता होना चाहिए। वेयर k इज दी, देखो क्या होती है ओमेगा की वैल्यू, यार आपको याद भी है कि नहीं है यार, ओमेगा इज इक्वल टू k अपॉन m होता है, where value of k is nothing but constant, where value of m is nothing but mass of the block। तो ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है गाइस, ये एक टाइप का जनरल फॉर्मूला है,
ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कब मिलेगा, तो हमको यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। हम लोग ने अभी अभी क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक जनरल फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट के केस में एक अलग ही वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट कभी इस साइड होता है तो कभी इस साइड होता है, तो हम कौन सा वाला मानेंगे कि किस साइड वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो कभी डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट अंदर होगा। तो इसीलिए हमने उसका एक जनरल फॉर्मूला ये निकाला है, जो साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। अभी हम पर्टिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे कि जब अपना डिस्प्लेसमेंट, जब अपना ऑब्जेक्ट इस साइड होगा तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और जब अपना ऑब्जेक्ट इस साइड होगा तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसके लिए हम पर्टिकुलर अभी एक वैल्यू निकालेंगे, डोंट वरी, केसेस देखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आपके सामने है केसेस, आपको ज्यादा जगह पे वैल्यू पे फोकस नहीं करनी है, बस आपको छोटे, मतलब ये इक्वेशन में फोकस मत करना, जो बताऊंगा सिर्फ उसी में फोकस करो। ओके चलो, तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। अगर मान लो पहला केस ये है कि अगर मान लो, बस देखो यहाँ पे इस चीज में फोकस मत करना प्लीज, ठीक है। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में भी फोकस मत करना प्लीज, यहाँ भी कुछ भी फोकस मत करो, यहाँ कुछ फोकस मत करो, यहाँ पे आगे कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है, जितना बताऊंगा उसको ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दो। तो अगर मान लो अपना क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अपना एक स्ट्रिंग है, ओके, ऐसा ब्लॉक है। चलो, तो अगर मान लो पार्टिकल स्टार्ट्स दी सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, जब अपना मान लो इसका यहाँ पे मीन पोजीशन है और यहीं से स्टार्ट करेगा, तो जब स्टार्ट कर रहा होगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, टाइम भी जीरो रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों जीरो रहेंगे ना, ठीक है। तो जब पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो यहां तक कंडीशन लिखो तुम लोग, और उसके बाद जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसको लिख लेना अपनी नोट्स में, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ पे ध्यान देना। सो यहाँ पे ध्यान देना, वी नो दैट जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अभी हमने अर्लियर डिराइव किया ना इसे। चलो, तो यहाँ पे अभी हमको हर वक्त फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना अच्छे से। जब गाइस, ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब x की वैल्यू जीरो होगी, x इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगी, सो इसमें मैं पुट करूंगा, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस साइ। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली साइ, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपको मिल जाएगी। नाउ अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, आप यहाँ पे ए को इधर कर दोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, साइन ऐसा आपको कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये ए की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि साइन जीरो ही होता है हमेशा। तो ये वैल्यू मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, इसको मैं अच्छे से और अच्छे से कर देता हूँ आपको, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो गाइस कैसे साइन जीरो आएगा, ठीक है, देखना यहाँ पे पाई है ऐसे, और यहाँ पे साइन इनवर्स जीरो बन जाएगा। साइन इनवर्स जीरो कब होता है, साइन इनवर्स जीरो, साइन की वैल्यू जीरो कब आती है, साइन की वैल्यू जीरो कब आती है, साइन जीरो में ही आती है, तो मतलब ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया इस तरीके से, समझा। देखो यहाँ पे क्या मिला, ये आपका जो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जीरो मिली ना। जब गाइस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो मिली तो आप अगेन इस वैल्यू में पुट कर दो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो, एंड व्हाट यू विल गेट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, बिकॉज यहाँ पे ये कांस्टेंट गायब हो चुका है, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए साइन ओमेगा टी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी मिलेगा, समझा अच्छे से। तो ये पहले कंडीशन हो गई डिस्प्लेसमेंट की। जब कभी भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से चलने ही वाला होगा तो उस टाइम पे ये दोनों कंडीशन याद रखना, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो आपको जानते ही हो कि प्लस माइनस क्या है। अब देखो क्यों प्लस माइनस लगाया है, अगर हम इस साइड जाते हैं तो प्लस आता है ना, ठीक है, अगर इस साइड जाते तो हमारा निगेटिव आता है, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर गाइस ये इसने सिर्फ क्या बोला है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, बट किस साइड, इस साइड या इस साइड नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है, ठीक है। प्लस मतलब इस साइड, माइनस मतलब इस साइड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। तो याद रखो अच्छे से, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, इस तरीके से आपको निकालना था। आपको एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये फाई यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट वैल्यू जीरो भी है, और यहाँ पे लिख के रखा है पाई, ये पाई क्यों लिखा हुआ है, ये आपके दिमाग में बार बार खटक रहा होगा। यहाँ पे छोटे से जगह में आपको बताता हूँ, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये ऐसा एक यहाँ पे मतलब आपका एक जस्ट क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जीरो और यहाँ पे पाई 180 की होती है। तो अगर गाइस इसी लाइन में यहाँ पे जीरो है तो इस लाइन में यहाँ पे पाई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, बिकॉज साइन पाई मीन्स क्या होता है, पाई मीन्स होता है 180,
जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, वैसे साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, इसीलिए यहाँ पे 0 के जगह में 180 यानी पाई भी आ सकता था, वो यहाँ पे शो करके रखा है। ओके चलो, तो ये पहला केस हो गया। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड केस? इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहाँ पे पार्टिकल आपके सामने, ठीक है, और ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन से, मान लो ये इसका मीन पोजीशन था, ये इसका मीन पोजीशन था और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां से ये चलना स्टार्ट करेगा, कहां से? ऐसा ऐसा इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा। तो अब देखो गाइस, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तब तो इसका टाइम 0 होगा, बाद में टाइम बढ़ेगा। बट अब यहाँ पे कंडीशंस ये आती है कि अब यहाँ पे उसने सिर्फ बोला एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या एक्सट्रीम पोजीशन ये बाहर की तरफ हमने स्ट्रेच किया है तब बना, या फिर गाइस हमने इसको कंप्रेस किया है और ये मीन पोजीशन है तब जाके ये एक्सट्रीम पोजीशन है? दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो सकते हैं। तो क्या पता कि अपना ऑब्जेक्ट कंप्रेशन में है या फिर स्ट्रेच करके आया है, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू ए की इतनी मान ली, एक्स की वैल्यू जो है ए की इतना हमने मान लिया, ठीक है। तो यानी कि एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे ए मान लेते हैं और टी इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो टी की वैल्यू देखो, एक्स इक्वल टू ए साइन और टी की वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसकी जगह में क्या आ जाएगा? तो कांस्टेंट जो है एक्स है, पहले एक्स के जगह में यहाँ पे ए डालो, एक्स के जगह में ए डालो, और यहाँ पे जो ये इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले, ठीक है। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू साइन और ये बन जाएगा 5। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पे अपने कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स 1। ये आपको समझा होगा ना यार, साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब आप जाओ, मैंने आपको लॉग टेबल में बना के एक वीडियो डाला है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे देखते हैं। फिलहाल ये अपना स्टैंडर्ड वैल्यू तो आप इसका निकाल लोगे। 1 कहाँ पे होता है? 1 कहाँ पे होता है? 1 साइन 90 में होता है, साइन 90 में। साइन से साइन काट दो, यहाँ पे आ जाएगा π/2। ये बन गया है, आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। अब इसी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी a साइन ओमेगा टी जो एंगल है, और यहाँ पे π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक चीज याद रखो, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी हमको फॉर्मूला मालूम है कि 90 मीन्स होता है चेंज। ये पूरा मैथमेटिक्स है गाइस, यहाँ पे टोटली मैथ्स है। नीट के बच्चों को पूरी प्रॉब्लम हो रही है, आई नो, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। 90 रहेगा ना, π/2 मतलब 90 और ये एंगल है, तो 90 मतलब होता है चेंज, आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन अपना चेंज होता है कॉस में, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, साइन चेंज हो गया कॉस में, साइन कॉस, और ये ओमेगा टी लिख दो ओनली, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आपको मिल गया, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। बट गाइस आप कहोगे कि यहाँ पे 3/2 भी तो सर यहाँ पे लिख के रखा है। देखो ये अपना होता है, ये क्वाड्रेंट यहाँ पे होती है π/2 और इसके सामने वाली ये 270 होता है। 270 को आप ऐसा लिखोगे ना तो यह बनेगा 3π/2 और इस क्वाड्रेंट में ये 90 वाला ही एंगल माना जाता है। तो अगर यहाँ पे 3π/2 भी आ गया ना तो भी ये साइन कॉस बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, और π/2 है तो भी चेंज हो जाएगा। तो एक ही बात है, जैसे वहां पे 0 को हमने पाई मान लिया था, वैसे यहाँ पे π/2 को हम 3π/2 भी मान सकते हैं, उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिख के रखा है, ठीक है। और प्लस माइनस क्या शो कर रहा है कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन यहां से स्ट्रेच हो रहा है या फिर कंप्रेशन में था, यहाँ पे अपना मीन पोजीशन है, कहां से हो रहा है? कहीं भी अपना मीन पोजीशन हो सकता है, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन अपना कंप्रेशन वाला भी हो सकता है, या फिर ये लॉन्ग स्ट्रेच वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समझ गया। सो इसलिए यहाँ पे आपको समझ के रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो एक चीज तो आपको समझ में आई गई होगी गाइस ये अच्छे से, या तो अगर आपको ना समझा तो कमेंट बॉक्स में बता दो, समझा ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैथ्स के बच्चों को तो 100% समझा होगा, नीट के बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, आई नो, ठीक है। थोड़ा सा उनको फॉर्मूला वगैरह जो मैंने यहीं पे जो भी फॉर्मूले बताए हैं ना, जैसे 90 मतलब चेंज, साइन कॉस में चेंज होता है, तो ये एंगल यहाँ पे ओमेगा टी आ जाएगा, तो ये नीट के बच्चों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स यार उनको ओनली बायो होता है, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये एक्सप्रेशन आपका हो चुका है। अगर मान लो स्टार्ट हो रहा है अपना मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अपना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये बनता है और बाकी ये बनता है। तो आपको मैं तो कहूंगा ये केसेस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखो और कंडीशंस को याद रखना कि जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो एक्स की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, और जब किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये याद रखना एक्सट्रीम पोजीशन 2 होते हैं, एक तो खींच के रखना, एक तो कंप्रेस करके रखना, तो दोनों हो सकता है। तो दोनों के लिए यहाँ पे π/2 के हिसाब से इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हो पुट करके। आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए कि भाई पहले हम ओमेगा निकालें, हम ओमेगा नहीं ये कांस्टेंट निकालें,
कांस्टेंट ही हम निकाल रहे हैं ना, सारी वैल्यू को पुट करके कांस्टेंट निकालो और फिर इसकी वैल्यू वापस से यहाँ पे डाल दो, जो आएगा वही आपका एक्स कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हमने तो ये निकाल ही लिया है, फिर भी चलो एक यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमको डिस्प्लेसमेंट तो मिल चुका है ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ये कांस्टेंट ऐसे होता है ना। चलो तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt। एक्स के जगह में डालूंगा मैं, देखो यहाँ पे v इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। अब यहाँ भी नीट के बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो एक्स के जगह में क्या डालूंगा, a साइन ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट डिराइव्ड बाय यहाँ पे dt। अब यहाँ पे देखो dx अच्छा dt है, चलो आगे, यानी कि हमको इसे डिराइव करना है। क्या करूंगा, a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन की डेरिवेटिव cos, और एंगल लिख दो यहाँ पे ओमेगा टी और ये कांस्टेंट इन टू, देन एंगल का डेरिवेटिव करो। तो एंगल का वापस से जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा dt, और मिल जाएगा आपको a cos ओमेगा टी प्लस ये, और इन टू ओमेगा टी का क्या मिलेगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, प्लस ओमेगा टी क्या मिलेगा, ओमेगा का यहाँ पे ओमेगा ही रहेगा और टी का 1 बन जाएगा, तो ये ओमेगा प्लस 0 बन जाएगा। फाइनली व्हाट वी गॉट, ओमेगा a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस ये कांस्टेंट, ऐसा आपको मिलेगा। ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ये आपकी वेलोसिटी, यही फॉर्मूले में हमेशा इस्तेमाल करना ना। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है, सो एक्सेलरेशन के लिए भी सेम मेथड और रूल अपना लो। ठीक है, a इक्वल टू dv अपॉन dt है। ठीक है, v की जगह में क्या डालोगे, जो ये मिला है, क्या डालोगे यहाँ पे a ओमेगा और कॉस, और अंदर क्या आएगा ओमेगा टी प्लस यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अपॉन dt। आगे बढ़ते हैं, क्या मिल जाएगा सॉरी, a ओमेगा साइड में, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है माइनस साइन ओमेगा, जो भी एंगल रहेगा उसको यहाँ पे छाप दो, इनटू वापस से यहाँ पे क्या मिलेगा ओमेगा प्लस 0, वही सेम मेथड से। ठीक है, बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ए ओमेगा, माइनस यहाँ पे एक्चुअली माइनस आना चाहिए, इसने रॉन्ग लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए ओमेगा, और क्या आएगा साइन, साइन देखो अब ये ओमेगा और ये ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे ना, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस ये आपका कांस्टेंट वैल्यू, और ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू। वही चीज है, वही चीज आई, बस यहाँ पे माइनस साइन लगा देना, बुक में रॉन्ग है। ठीक है, तो ये माइनस साइन लगा देना, ओके दैट्स इट। तो बस यहाँ पे जिसका मैथमेटिक्स था उसने डिफरेंशिएशन पहला चैप्टर पढ़ा है, उसे सब आ जाएगा। मैं नीट के बच्चों से एक दरख्वास्त करूंगा, दरख्वास्त मींस एक रिक्वेस्ट है मेरी, कि मैथमेटिक्स 2 का जिसके पास मैथ्स होगा, मैथमेटिक्स 2 का जिसको पीसीएमबी होगा ना, उसकी तो चांदी चांदी है यार। जिसको पीसीएमबी नहीं है ना, बायोलॉजी मैथ दोनों नहीं है ना, उसकी तो लग गई वाट। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा जैसा था, मैं भी पीसीएमबी वाला बच्चा हूँ। ठीक है, वैसे सभी की सभी दुनिया में जो पीसीएमबी वाले उनका फायदा होता है, दोनों पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ता है बट मजा भी तो आता है। ठीक है, तो नीट वाले बच्चे यहाँ पे देखो, क्योंकि यार फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स अधूरा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 1 का जाना है, और चैप्टर नंबर 1 का मैथमेटिक्स 2 में चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करो। चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन में चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन है, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, उसका पहला एक्सरसाइज, ये दोनों जाके नीट के बच्चे पढ़ लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और आपको कभी कोई पीछे नहीं कर पाएगा, और आपको सब अच्छे से आ भी जाएगा। ठीक है, सो आपको अच्छे से इस तरीके को याद रखना है। तो बस यही नीट के बच्चों याद कर लो, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल कर लो, याद कर लो, बस खत्म कहानी। ये आपके लिए बहुत